गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पतंग नामक पाठ जो कि आलोक धनवा जी द्वारा रचित है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पद्यांश जो है काव्यखंड पढ़ा है। आज हम लोग को जो दूसरा काव्यखंड है उसी को पढ़ना है। आइए देखिए, पद्यांश पतंग नामक पाठ से लिया गया है। यह पतंग नामक पाठ जो है आलोक धनवा की जो एकमात्र प्रसिद्ध जो रचना है दुनिया रोज बनती है से संग्रहित है, से लिया गया है। आज हम लोग को जो दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है वो यह है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, दाल की तरह लचीली वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। आइए हम इस कविता का जो है वो भावार्थ पढ़ने का प्रयास करेंगे। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि ने बताया है कि बाल जो बच्चे होते हैं वो कितने नाजुक होते हैं, कितने उनके अंदर कितना साहस भरा होता है। तो बाल मनोभावों को और उनके शरीर की जो ताकत होती है, उनका जो कोमल होता है, स्पर्श के आधार पे हम बता सकते हैं बच्चा बहुत कोमल है, नाजुक है। तो बच्चे की शारीरिक गतिविधियों के विषय में कवि ने बताया। इसके साथ साथ किस प्रकार उनके अंदर एक हौसला होता है, एक तरह का रोमांच होता है, इसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन जो है हमारे सामने आलोक धनवा जी ने प्रस्तुत किया है। आइए हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यह जो कविता है यह मुक्तक कविता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब क्या होता है? यहाँ मुलायम और गद्देदार अनुभूति के लिए है। अनुभूति मतलब आप अनुभव करिए, महसूस करिए कि बच्चा जो होता है उसकी जो स्किन होती है, उसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, जैसे कपास होता है, जैसे रुई होती है। रुई को कितनी भी ऊंचाई से गिरा दो तो उसको चोट नहीं लगती। वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। उसकी अनुभूति आप महसूस करिए कि बच्चे का जो शरीर होता है वो बहुत ही, स्पर्श करके आप महसूस कर सकते हैं, बच्चे का जो शरीर होता है बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, तो कहते हैं बच्चा जब होता है, जन्म लेता है, उस समय से ही बड़ा होता है, धीरे धीरे किशोर होता है, युवा होता है। तो युवा अवस्था तक वो बच्चा जो होता है, किशोरावस्था तक बच्चा जो होता है वह क्या होता है, उसका शरीर जो होता है गद्देदार होता है। जैसे गद्दे पे गिरने पे चोट नहीं लगती, उसी तरह से उनका शरीर जो होता है गद्देदार होता है, और कपास की भांति उनका शरीर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ये अनुभूति की बात है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चा बचपन से ही उसका शरीर जो होता है वह सॉफ्ट होता है, एकदम कपास की भांति होता है। समानता की गई, जैसे कपास मुलायम होता है, नाजुक होता है, उसी तरह बच्चा भी जो होता है वह कोमल होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब बच्चों का एक समूह, एक ग्रुप जो है पतंग उड़ाता हुआ बेसुध, पूरी तरह से तल्लीन होकर के, पूरे मनोयोग के साथ जब वो पतंग उड़ाते हुए दौड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो पृथ्वी
वो पूरी पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे बच्चे पृथ्वी का चक्कर नहीं काट रहे हैं, बल्कि पृथ्वी बच्चों के पैरों के पास अपने आप आती चली जा रही है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है कि बच्चों के जो दौड़ते हैं पतंग के पीछे, जो बेतहाशा, जो उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, तो जिस स्पीड से, जिस गति से वो दौड़ते हैं, उस गति से ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि पृथ्वी बेचैन होकर के उनके पैरों के पास जो है वो आ रही हो, यानी उनकी गति जो होती है अत्यधिक तीव्र होती है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं, केवल उनका ध्यान आकाश में उस पतंग की डोर की ओर उनका ध्यान रहता है, और नीचे वो कुछ भी नहीं देखते कि नीचे कंकड़ है, कांटा है, पत्थर है, किनारा है, कुछ नहीं देखते। बस उनका ध्यान जो होता है पतंग की ओर होता है। तो उनकी गति को बताने के लिए, बच्चों की गति को बताते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे जब पतंग को लूटने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए जब वह दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी बेचैन होकर के उनके पैरों के पास आ रही हो। कब आ रही हो? जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध का मतलब क्या होता है? तल्लीन होकर के, पूरे मनोयोग के साथ। उनको कुछ और नहीं दिखाई देता। जब तक किसी चीज में आपको इतनी तल्लीनता नहीं आएगी, तब तक उसका रिजल्ट, जो परिणाम होगा, वो अच्छा नहीं होगा, मतलब बेहतर नहीं होगा। तो कहते हैं कि बच्चे जो है पतंग उड़ाते वक्त जो है सब कुछ भूल जाते हैं, कौन आगे कौन पीछे कौन क्या, बस उनका पूरा ध्यान जो उनका लक्ष्य की ओर रहता है, आकाश की ऊंचाइयों की ओर रहता है। तो जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब बेफिक्र होकर के, पूरे तल्लीन होकर के पतंग उड़ाते हुए बच्चे जब दौड़ते हैं तल्लीन होकर के, उस समय ऐसा लगता है, उनकी गति को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी मानो उनके पैरों के पास अपने आप ही स्वतः चल के आ रही है। अर्थात बच्चों की पतंग उड़ाते समय बच्चे की जो गति होती है वो गति अत्यधिक तीव्र होती है। यह देख करके ऐसा प्रतीत होता है, उत्प्रेक्षालन ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास अपने आप ही चली आ रही है। आगे हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। जब वे दौड़ते हैं तो धूप, चाहे धूप हो, चाहे धूल हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कांटा हो, किसी चीज की परवाह किए बिना वह छत पर हर जगह वो दौड़ते रहते हैं, मिट्टी में दौड़ते रहते हैं। सो ऐसा लगता है, जो तपती हुई धूप में जब हम पैर रखते तो हमारा पैर जलने लगता है और ऐसा लगता है कि हम नृत्य कर रहे हैं कड़क जो है चिलचिलाती धूप में। तो उस समय ऐसा लगता है कि छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग क्या होता है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जिसको बजाने पर आवाज, एक ध्वनि सी जो है वह सुनाई देती है। कहते जब पतंग, बच्चे पूरे मनोयोग के साथ तल्लीन होकर के पतंग उड़ाते हुए, पतंग को लेकर के, पतंग को लूटने के लिए दौड़ते हैं, पतंग उड़ाने के लिए जब दौड़ते हैं, आकाश, उनका पूरा ध्यान पूरे मनोयोग से आकाश की ऊंचाई की तरफ रहता है। तो ऐसे समय जब वो दौड़ते हैं तो चाहे वह धूप हो, चाहे धूल हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, वो किसी चीज की कोई परवाह नहीं लगती, उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती। ऐसा लगता है कि बच्चे स्वतः ही पूरे फर्श को, हर स्थान को क्या कर दिया है? नरम बना दिया है। उनके शरीर ने, उनका शरीर इतना नाजुक है और ये जमीन इतनी नाजुक हो गई है कि उनका पैर की भले ही चिलचिलाती धूप पर पड़ रहा हो, फर्श पर पड़ रहा हो, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई जो है बेचैनी, कोई तरह का डर, कोई तरह का जो है भय, कोई तरह का परेशानी उनको नहीं होती है। तो जब वे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि छतों को वह सॉफ्ट, छतों को नरम बना दिए और उनको कोई भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम 1 घंटा 10 मिनट धूप में रहते हैं तो हम पसीने से पसीना तरबतर हो जाते हैं, लेकिन बच्चे पतंग के पीछे पूरी तरह से, पूरे योग के साथ लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं और उसमें पूरे मन से लीन रहते हैं। लेकिन
कहते हैं कि जब पतंग को उड़ाने के लिए जब वह दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह छत उनके लिए, वह जो चिलचिलाती धूप की जो फर्श जो है, जो तप रही है, उस पर पैर रखते ही जैसे लगता है कि हमने कहाँ रख दिया, कितना जैसे तवे पर हमने पैर रख दिया, ऐसी अनुभूति हमें प्रतीत होती है। और उसी स्थान पर जब बच्चे अपना पैर रखते हैं तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि फर्श उनके लिए नरम बन गई हो। तो पतंग उड़ाते समय बच्चे का शरीर, उनका जो पूरा रोमांच होता है, वह उनके लिए एक जो अप्रोप्रिएट, एक उचित दशा जो है वह बनाता है। तो बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए जब दौड़ते हैं, छतों पर और स्थान पर जाते हैं, तो उन्हें कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वह नहीं होती है, और ऐसा लगता है छत उनके लिए मुलायम हो गया है। वह जो चिलचिलाती धूप है उनके लिए शीतलता प्रदान कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कहते हैं जब बच्चे समवेत रूप से, समवेत मतलब पूरे ग्रुप के साथ, जब बच्चे पूरे समूह के साथ एक साथ दौड़ते हैं, तो जब पदों की चाप मतलब पैरों की जो आवाज थप 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 एक लय के साथ जो आवाज आती है, उस लय की साम्यता कवि ने जो है वह मृदंग से की। कहते हैं बच्चे जब समवेत रूप से पतंग के पीछे दौड़ते हैं और उनके पैरों की जो पदचाप एक लय के साथ सुनाई देती है, तो वह पदचाप कानों को बड़ा ही आकर्षक, बड़ा ही जो है मन को अच्छा लगता है, कान को बड़ा ही सुकून देता है। तो पदचाप जो है, वह पदचाप को सुन करके ऐसा प्रतीत होता है, यह सिर्फ अनुभूति की बात है, आप अनुभव करिए तो आपको लगेगा कि बच्चे जब संवेद रूप से, जैसे हम ताली बजाते हैं ना, ताली कई तरह से बजाते हैं, स्काउट गाइड वाली ताली कैसे होती है, आप ऐसे ताली कैसे बना, और कई प्रकार की तालियां आपको पता होगा। तो उसी तरह से जब बच्चे एक साथ संवेद रूप से चलते हैं तो उनके पदों की जो चाप सुनाई देती है वह बड़ा ही मनोहर लगती है, और ऐसा लगता है, कवि कहते हैं वो कान को बड़ा ही प्रिय लगती है, और ऐसा लगता है जैसे लगता है कि दिशाओं में मृदंग बज रहे हों। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना क्या होता है, जब लोग सावन में झूला झूलते, कभी भी आप झूला झूलिए तो आप देखते होंगे कि बीच में ऐसे एक दिशा में एक तरफ लहकता है, फिर दूसरे तरफ से जोर दिया जाता है, फिर एक तरफ से लहकता है दूसरे, तो उसी को कहते हैं पेंग भरना। जिसने झूला झूला होगा उसको पता होगा कि पेंग भरने का अभिप्राय क्या होता है। तो दूसरी दिशा की ओर धक्का मार के आगे बढ़ाना, और इस तरह का एक तरह का जो है एक लय होता है, एक तरह की जो है एक संगीतात्मकता जो देखने को मिलती है। कहते हैं जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीली बेग से, अक्सर ऐसा होता है कि जब वह पतंग के पीछे दौड़ते हैं तो उनकी दिशा, उनकी जो गति होती है कुछ ऐसी होती है, ऐसा स्ट्रेट नहीं जाते, कभी इधर से घूम के कभी उधर से। पतंग जैसे जैसे आकाश में उड़ती है वैसे वैसे उनकी दिशा भी उसी तरह से होती है। सो कहते हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं तो उनकी जो पतंग के पीछे जिस दिशा से वह दौड़ते हैं, जिस फुर्ती के साथ दौड़ते हैं, वह देख करके ऐसा लगता है कि जैसे जिस प्रकार झूला झूलते हुए युवतियां जो है उनके शरीर में एक तरह का लोच होता है, लोच मतलब नमनीयता होती है, एक तरह की जो गति होती है, सेम वही गति बच्चों के शरीर में, बच्चों की जो दिशा है उसमें प्रतीत होती है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं तो एक तरह का लय होता है, पूरा सब समूहों के साथ एक साथ दौड़ते हैं, तो देखने में यह दृश्य जो होता है, वह जो दृश्य बिंब जो होता है बड़ा ही सुंदर लगता है कि बच्चे जैसे ऐसा जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई झूला झूल रहा हो और कोई पेंग भर रहा हो, या ऐसा लगता है कि डालियां जैसे लचीली डालियां हो, कोमल डाली हो और वह हिल रही हो, इस तरह से उनकी चाल होती है। तो पतंग के पीछे रोमांच के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ बच्चे पतंग उड़ाने में आतुर रहते हैं, और उनकी जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उस गतिविधियों को बिंबों के माध्यम से कवि ने बड़े अच्छे ढंग से हमें बताया कि किस प्रकार डाल के समान, जिस प्रकार डाल में
लोच होता है, नमनीयता होती है, उसी तरह से बच्चों के शरीर में भी लोच होता है, नमनीयता होती है, और उसी लोच के साथ बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं और पतंग उड़ाते रहते हैं। इसी संदर्भ में क्या होता है, छतों के खतरनाक किनारों तक, कई बार ऐसा होता है पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे जो है छत के, जहाँ पे रेलिंग नहीं भी रहती, छतों के एकदम खतरनाक किनारे पर पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे पुस्तक में यहाँ दृश्य बना हुआ है, देखिए यहाँ पर बच्चा किनारे पर एकदम पहुंच गया है। तो कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, और ऐसा होता है कि उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। बताया कि जब बच्चे एक समूह के साथ, एक दिशा के साथ, पूरे लोच के साथ जब वो दौड़ते हुए से जाते हैं, तो उनके शरीर में एक तरह का रोमांच होता है, एक तरह की उत्सुकता होती है, एक तरह लक्ष्य को अपने साधने की जो है वह शक्ति होती है, उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव होता है। यही रोमांच, यही ऊर्जा, यही उत्सुकता उनको खतरनाक किनारों से गिरने से बचाती है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन जो होता है वह पतंग की ओर होता है, अपने लक्ष्य की ओर होता है। ईश्वर, जब हम किसी चीज को एकदम तन मन से पूरा लग जाते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए प्रयास करती है, पूरी जो है सृष्टि चाहती है कि इस व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिले। लेकिन व्यक्ति कितना उस लक्ष्य के प्रति जिज्ञासु है, कितना आतुर है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कभी संसाधन व्यक्ति के विकास में अवरोध और बाधक नहीं हो सकते अगर आपका लक्ष्य या आपका आत्मविश्वास मजबूत है। सो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके शरीर का जो रोमांच होता है, उनके शरीर की जो ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा उन्हें गिरने से बचाती है। क्या बचाती है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, जो उनके शरीर में जो रोमांच होता है, एक तरह बताया ना, जब चलते हैं तो एक लय के साथ चलते हैं तो एक थाप सुनाई देती, तो उनके शरीर का जो रोमांच है, एक तरह का जो उत्साह है, वह उत्साह उन्हें गिरने से बचाता है। आपने देखा होगा कि हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो हम लेकर के उसको कहते हैं चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी, लेकिन बच्चे खेलते हुए अनगिनत बार गिरते हैं और अगली बार फिर वह खेलने, उतने ही उत्साह के साथ खेलने के लिए चले जाते, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं होता। तो वही कहते कि उनके शरीर का, बच्चों के शरीर का जो रोमांचित संगीत होता है, जो बच्चों का अपने लक्ष्य के प्रति, पतंग के प्रति जो प्रेम होता है, जो उनको ऊर्जा जो होती, जो उत्साह होता, यह उत्साह उन्हें खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। कैसे? महज एक धागे के सहारे। आपने देखा होगा जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो धड़कन जो देख रहा होता है उसकी धड़कन भी ऊपर नीचे होती रहती कि अब कटी, जो उड़ा रहे हैं वो, उसका ध्यान तो है ही, इसके साथ साथ जो दर्शक गण हैं उनका भी ध्यान लगा होता है कि पतंग आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, उड़ेगी कि नहीं, इसके आगे कहाँ जाएगी, किधर जा रही है, या कैसे कटेगी, कट जाएगी कि नहीं, तो या गिरी तो फिर कैसे दौड़ने के लिए कौन पाए, तो इस तरह का ध्यान जो है वह लगा होता है। कहते कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, पतंग जिस प्रकार ऊंचाई और ऊंचाई तक पहुंचती है, पतंग जिस तरह से पतंग अपने लक्ष्य को साधते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छूती है, यही ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। किसके सहारे? महज मतलब केवल एक धागे के सहारे। बच्चे का शरीर इतना मतलब हैवी होता है, पतंग पहले ही बताया, पतंग एकदम हल्की होती है, सॉफ्ट होती है, एकदम हल्की कागज होती है। कागज में एक पतला सा धागा लगा होता है,
इसी धागे के सहारे बच्चा पतंग का नियंत्रण करता है, पतंग को उड़ाता है, ऊंचाई पहुंचाता है, अपने पास खींचता है, गिरने से बचाता है, कटने से बचाता है, कोई उसकी पतंग को नुकसान न पहुंचा। ये सब वो गतिविधियां बच्चा देखता रहता है। सो कवि इसका एक दूसरा रूप, हमारा दूसरा पहलू हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि बच्चा पतंग का नियंत्रण नहीं करता। पतंग ऐसा लगता है मानो कि पतंग की इस डोर ने बच्चे के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रण करके रखा है। बच्चे के इस पतंग की डोर ने, इस धागे ने पूरे शरीर को, बच्चे के शरीर को जो है वो सुनियोजित करके, नियंत्रित करके रखा है। यही कारण है कि बच्चे खतरनाक छतों की ऊंचाइयों से गिरने नहीं पाते हैं और उनका भले ही पूरा ध्यान आकाश की ओर हो, पतंग की ओर हो, लेकिन यह धागा बच्चों के शरीर को नियंत्रित करता है। यानी बच्चे पूरी तरह से पतंग से जुड़े होते हैं और पतंग पूरी तरह से बच्चों से जुड़ा होता है। यही कारण है कि दोनों में ऐसा लगता है कि वह धागा जो है, वो पतंग की डोर जो है, वो बच्चे को गिरने से बचाती है, बच्चों के उस शरीर को जो है वह नियंत्रित करती है। कैसे? पतंगों के साथ साथ में पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द दो बार है, साथ साथ, सो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। देखने पे तो हमें लगता है कि बस पतंग आकाश में उड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पतंग के साथ साथ बच्चों का जो बाल मन है वह भी आकाश में उड़ रहा है। कैसे? अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब क्या होता है? रंध्र का मतलब होता है कि रोम छिद्र। रोम छिद्रों के सहारे जिस प्रकार पतंग आकाश की ऊंचाइयों को छूती है, उसी तरह से बच्चे उत्साह के साथ, प्रसन्न होकर के अपने रोम छिद्रों के सहारे, मतलब कि अपने रोम रोम से पुलकित होते हैं, रोम रोम से उत्साहित होते हैं। जैसे उनकी पतंग ऊंचाई प्राप्त करती, उतना ही उत्साह उनके अंदर आता है। जैसे ही पतंग उनकी कटने वाली होती है, उनके अंदर भय का माहौल आ जाता है, डर आ जाता है। फिर उतने ही आत्मविश्वास के साथ उस पतंग पर नियंत्रण करते हैं और उन्हें कटने से बचाते हैं। सो यह सब क्रियाकलाप जो है देखने में, सुनने में और यह जो है महसूस करने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक लगता है। सो इसका वर्णन कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया कि यह पतंग उड़ाते हुए बच्चे पूरे मनोयोग से पतंग में तल्लीन होते हैं और यह उन्हें उनके शरीर जो होते हैं कपास की भांति मुलायम होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिसके कारण उन्हें चलते हुए चोट नहीं लगती है। उनकी चाल में एक तरह की मस्ती होती है, एक तरह का लोच होता है। ये पतंग की डोर, एक महज उनकी डोर जो है वह बच्चों के शरीर को नियंत्रित करती है, वह उन्हें गिरने से बचाती है और पतंग की ऊंचाइयों के साथ साथ बच्चों का जो बाल मन होता है वह भी उड़ रहा होता है। तो इस पर आधारित जो भी दृश्य बिंब होगा, स्पर्श बिंब होगा, श्रव्य बिंब होगा, उसको ढूंढने का प्रयास करिएगा। ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है कि इस प्रश्न के उत्तर क्या हो सकते हैं, अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, जन्म कपास से बच्चों का क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। कि मतलब जन्म से ही बच्चे अपने साथ लाते हैं कपास, इसका अभिप्राय क्या है। सो बच्चे जन्म से ही चोट, खरोच आदि सहन करने के आदी होते हैं। हमने क्या बताया? बड़े जो होते हैं एक बार गिरते हैं तो एक चोट को लेकर के 10 दिन तक चोट लग गई करते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो गिरते हैं, अनगिनत बार गिरते हैं, लेकिन गिरने पे उन्हें चोट, कितना भी चोट लग जाए, कितने भी लहूलुहान हो जाए, खून निकल जाए, लेकिन वह अपने जो उनका खेल है, जो उनका क्रीड़ा है, उससे वह मुंह नहीं मोड़ते और दोगुने, यानी वह अभ्यस्त हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ से, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। सो चोट खरोच सहने के आदी होते हैं। उनके शरीर में इतना लचीलापन होता है कि अगर उन्हें चोट भी, पता है ना कि उनका शरीर एकदम सॉफ्ट होता है, जिस तरह रुई को कितने भी ऊंचाई से गिरा तो चोट नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार उनके शरीर में इतनी नमनीयता होती है, लचीलापन होता है कि वह
चोट को सहन करने के प्रति, प्रतिरोधक क्षमता प्रति, उसके प्रति विरोध, उसके प्रति रोकने की जो सहन शक्ति उनके अंदर विद्यमान होती है। और किसी भी चीज़ से जब वो टकराते हैं तो उन्हें दर्द का आभास और लोगों की अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि पूरे मनोयोग से वह अपने क्रियाकलाप में संलिप्त होते हैं। सो जन्म से लाते हैं कपास, यानी जन्म से ही उनके अंदर जो है सहने की शक्ति विद्यमान होती है। अगला है, छतों को नरम बनाते हुए से क्या आशय है? बच्चे कठोर छतों पर इतनी जोर से छलांग लगाते हैं, आपने देखा एक छत से कूद, टप से दूसरे छत पे बच्चे कूद जाते हैं, तो कठोर छतों पर इतनी जोर से छलांग लगाते हैं कि ऐसा लगता है कि देख करके जो देखता है कहता है अरे बाप अब तो बच्चा गिर गया, या उसको चोट लगी होगी, या उसको चिलचिलाती धूप में जल गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा लगता है कि मानो वह चिलचिलाती धूप और यह फर्श उनके लिए कोमल बन गया हो, नरम बन गया हो। जब उनके गद्देदार शरीर छतों से टकराते हैं तो शरीरों के स्पर्श पाकर, जब शरीर से स्पर्श होता है तो छत अधिक नरम और सॉफ्ट हो जाते हैं। लास्ट है, छतों के खतरनाक किनारे से बच्चे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? सो छतों के खतरनाक किनारों से खेलते हुए बच्चे दीवारों से गिरने का भय होता है, छतों के किनारों से गिरने का भय होता है। वे बेसुध होकर के प्रायः लहराते हुए, पेंग मारते हुए लचीले वेग के साथ वह खेलते रहते हैं, परंतु उनके शरीर का जो जोश होता है, रोमांच होता है, शक्ति होती, वह ऊर्जा होती है, वह उन्हें गिरने से बचाती है। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब और आपका श्रव्य बिंब क्या हो जाएगा? दृश्य बिंब में जो जो भी आपको दृश्य दिखाई देता है, पृथ्वी घूमती हुई आती है बेचैन पैरों के पास, यह आपका दृश्य बिंब हो जाएगा। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यह आपका दृश्य बिंब हो जाएगा। छतों के खतरनाक किनारों तक आपको दिखता है कि बच्चा किस प्रकार रेलिंग पर खड़ा है, तो देख करके आपको डर लगता है, सो यह दृश्य बिंब हो जाएगा। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक रंध्र के सहारे। आपने देखा हो जब बच्चा पतंग उड़ाता है तो कैसे उस पूरा ध्यान से पतंग से जुड़ा होता है, यह लाइन दिखती है आपको, सो यह आपका दृश्य बिंब हो जाएगा। अगला है स्पर्श बिंब। छतों को नरम बनाते हुए बच्चा जब चलता है तो ऐसा लगता है कि छत उसके लिए नरम हो गई हो, तो नरम कैसे जानेंगे? स्पर्श, जब बच्चे का पैर पड़ता है उसको कोई दिक्कत नहीं, यानी छत उसके लिए क्या है? नरम है, एकदम मुलायम है, उसके लिए कोई दिक्कत उसको नहीं है। अगला है श्रव्य बिंब। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो जब बच्चे संवेद रूप से एक साथ दौड़ते हैं तो एक तरह की पदचाप सुनाई देती है, वह बहुत ही मनोहारी होती है। सो यह सब पदचाप आपको सुनाई देती है, सो यहाँ दृश्य बिंब हो जाएगा। इस पर आधारित आप शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य अपने शब्दों में तैयार करिएगा, और अर्थ ग्रहण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।